नमस्कार दोस्तों। 1991 एक ऐसा साल था जब भारत अपनी सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती का सामना कर रहा था। फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज खाली हो चुके थे, सरकार के पास इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं थे और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने स्थिति को और भी बिगाड़ दिया था। लेकिन यहीं से शुरू हुई भारत के इकोनॉमिक रीबर्थ की कहानी। 1991 का आर्थिक संकट कोई अचानक आने वाला तूफान नहीं था। यह दशकों की गलत पॉलिसीज और एक्सटर्नल प्रेशर का नतीजा था, जैसे कि लाइसेंस राज का दबाव। 1950 के दशक से भारत में समाजवादिक आर्थिक मॉडल अपनाया। हर उद्योग को चलाने के लिए लाइसेंस जरूरी था। नतीजा धीमे उत्पादन दर, उद्योगों में भ्रष्टाचार और निवेश की कमी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक नई फैक्ट्री शुरू करना चाहते थे तो 80 से 100 लाइसेंसेस चाहिए होते, जिसकी प्रक्रिया में सालों साल लग जाते थे। राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। 1980 के दशक में सरकारी खर्च तेजी से बढ़ा। 1990 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी का 8.4% था। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां पीएसयूज घाटे में चल रही थी। खाड़ी युद्ध का प्रभाव, गल्फ वॉर इम्पैक्ट। 1990 में खाड़ी युद्ध ने तेल की कीमतों को $40 प्रति बैरल तक बढ़ा दिया। भारत का ऑयल इंपोर्ट बहुत बढ़ गया, जिससे कि फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज पर दबाव पड़ा। राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। वीपी सिंह और चंद्रशेखर सरकारों के बीच पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स का विश्वास गिरा दिया। भारत के फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज 1991 में सिर्फ $1.2 बिलियन रह गए, जो कि सिर्फ 3 हफ्तों के इंपोर्ट्स के लिए पर्याप्त। भारत को संकट से उबारने के लिए आईएमएफ ने सहायता की पेशकश की, लेकिन यह मदद कुछ शर्तों के साथ आई, जैसे कि आईएमएफ बॉल आउट पैकेज। आईएमएफ ने भारत को $2.2 बिलियन का इमरजेंसी लोन दिया। शर्त थी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अनुमति, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग खत्म करना। सोने को गिरवी रखना, गोल्ड प्लेज। भारत को ऋण लेने के लिए 67 टन सोना गिरवी रखना पड़ा। यह सोना लंदन और स्विट्जरलैंड के बैंकों में भेजा गया। अब सवाल ये है, व्हाई इट वाज कंट्रोवर्शियल? क्योंकि ये भारत की आर्थिक स्थिति की गंभीरता को दर्शाता था। आईएमएफ की शर्तें, स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम, इंपोर्ट ड्यूटी कम करना, टैक्स सुधार और निजीकरण, विदेशी कंपनियों के लिए बाजार खोलना। आईएमएफ की मदद के साथ भारत ने एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाया, जिसे एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के नाम से जाना गया। 1991 के आर्थिक सुधारों ने भारत की दशा और दिशा बदल दी। आइए जानते हैं इन सुधारों का क्या प्रभाव था। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग खत्म कर दी गई। अब एंटरप्राइजेस को अपनी क्षमता के अनुसार विस्तार की अनुमति मिली। फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल में ढील दी। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए खोला गया। घाटे में चल रहे पीएसयूज को सुधारने या बंद करने का निर्णय लिया गया। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अनुमति दी गई। भारत के बाजार इंटरनेशनल कंपनीज के लिए खोले गए। इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की गई। हालांकि इन सुधारों ने इकोनॉमी को मजबूती दी, लेकिन कुछ वर्गों को इससे नुकसान भी हुआ। रूरल एरियाज में प्रभाव। अर्बन एरियाज में सुधारों का असर तेज था, लेकिन रूरल एरियाज में ये धीमा रहा। किसानों और मजदूरों को सुधारों का लाभ कम मिला। आर्थिक असमानता, अर्बन रूरल डिवाइड बढ़ गया। प्राइवेटाइजेशन से धनी वर्ग को फायदा हुआ, लेकिन गरीब वर्ग पीछे छूट गए। रोजगार संकट, कई पारंपरिक उद्योग बंद हो गए, जिससे कि बेरोजगारी बढ़ गई। 1991 के सुधार भारत के लिए एक माइलस्टोन साबित हुए, लेकिन इनमें से हमने क्या सीखा? लीडरशिप इन क्राइसिस। डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव ने साहसिक निर्णय लिए। कठिन समय में साहसी कदम ही देश को बचा सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी। आत्मनिर्भर भारत और वैश्वीकरण के बीच संतुलन जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुधारों के तेज प्रभाव सुनिश्चित करना चाहिए। यूथ अपॉर्चुनिटीज। आईटी और सेवा क्षेत्र में क्रांति ने युवाओं के लिए नए दरवाजे खोले। 1991 का आर्थिक सुधार भारत के इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ था। ये दिखाता है कि साहस और सही निर्णय कैसे एक देश की किस्मत बदल सकते हैं। आज का भारत उन्हीं सुधारों पर खड़ा है और हम सभी के लिए प्रेरणा है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।